अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। आ रही है? अच्छा, आपको अभी से बातें जवाब दे दिए तो आवाज़ तो आ रही है। हाँ, आप लोगों ने बाकी बच्चों न्यूमेरिकल्स देख लिए थे? बाकी 2 रह गए थे आप लोगों के पास। हम लोगों ने मैट्रिसेस वाला अभी रह गया था ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करना। वो कर लिया था आप लोगों ने? सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस। मैम वीडियो तो नहीं देखी, ऐसे मतलब स्लाइड पढ़ने की कोशिश करी थी। चलो हम एक काम करते हैं, ये तो थ्योरी है पूरी, ठीक है। आप लोग तो थ्योरी को एक नज़र खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले न्यूमेरिकल को एक नज़र देख लेते हैं, फिर मैं थ्योरी आप लोगों से। जी बेटा फाइज, बेटा पहले अपना नेम तो मैम चेंज कर लिए। मैम लास्ट वाले 2 जो है ना, वो मतलब अभी करा दे। हाँ, मैं वो पहले करा देती हूँ, फिर मैं थोड़ी बहुत जितनी हमसे थ्योरी टॉपिक इस वक्त कवर हो सका वो करा दूंगी, ठीक है। एंड देन ये होगा ओके। कि आप जो है उसके बारे में खुद सॉल्व करेंगे फिर, यानी कि खुद ही रीड आउट ठीक कर है मैम। लीजिएगा, ठीक है। हम ठीक है। पहले क्लोज कर दूं। आगे हमने पॉइंट वाला तो काफी हद तक पढ़ लिया था ना, एंड पे पहुंच चुके थे। आप लोगों ने सारा सॉल्व कर लिया था इसका, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। इसमें हमने ये सब फाइंड आउट कर लिया था, है ना, क्रिटिकल पाथ को। कहाँ तक पहुंचे थे बच्चे इसमें हम लोग पॉइंट में? हम यहाँ पे इसको एक नज़र फिर से देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने आप लोगों का ग्राफ कॉपी किया था। हम जल्दी जल्दी मैं बस कवर करूँगी ताकि आप लोग फिर रिकॉर्डिंग से जो है देख के इसको कम्प्लीटली डिटेल खुद देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉपी करती, मैंने मैम आप असाइनमेंट 4 इसमें से था। इसी में से था। मैम मैंने गलती से मतलब एमएस प्रोजेक्ट में कर लिया। आपके अभी तक 4 ये लगा असाइनमेंट हुए हैं, मुझे। मुझे एक असाइनमेंट आप लोगों को बच्चों और देना है ताकि आपके 5 पूरे होते हैं, ठीक मैम है। जो हम मैम असाइनमेंट 4 की एक दिन डेडलाइन बढ़ सकती है, क्योंकि मैंने एमएस प्रोजेक्ट पे कर लिया, मुझे पता नहीं था इस पे करना है। बेटा ये प्रोजेक्ट का ही है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये नहीं भी। मैम, नहीं मैम, ठीक है। मैंने मतलब एमएस प्रोजेक्ट पे कर लिया, एमएस प्रोजेक्ट पे अच्छा अच्छा असाइनमेंट अच्छा, 4। वो 3 था हाँ असाइनमेंट। मैम 3 था, लेकिन मुझे लगा 4 भी, मतलब उस टाइम हमने न्यूमेरिकल नहीं पढ़े थे, आपने पहले अपलोड कर लिया था ना। नहीं, मैंने न्यूमेरिकल की तो वो पूरी रिकॉर्डिंग करने इसीलिए के बाद मतलब मैंने अपलोड किया था इसका असाइनमेंट बच्चों। मैम मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि उस पे ही होगा, इसलिए मैंने उस पे कर लिया। तो एक दिन डेडलाइन बढ़ जाए तो मैं इसको देख के चलें कर ठीक लूँ। है, मैं ना आप लोगों का आज इंशाल्लाह 5 पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है। तो ठीक है मैम। 5 के बाद जो है मैं आप लोगों के साथ असाइनमेंट 5 पे अपलोड कर दूंगी। 5 के बाद जो है आप लोग जो है दोनों जो है संडे तक मुझे एटलीस्ट सबमिट करा दीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के मार्क्स फाइनल ठीक करने है। हैं, ठीक है बच्चों। ठीक देन ठीक मैं है आप मैम। लोगों के पास ये था, हमारे पास यहाँ पे टेबल था, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता चुकी थी, EST EFT LST और LFT, ठीक है। कि हमारे पास एरिया स्टार्ट टाइम है, एरिया फिनिश टाइम है, और उसके बाद लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है और लेटेस्ट फिनिश टाइम है। तो हम लोगों ने ये स्टार्टिंग में लिया कहाँ से, ठीक है। एक्टिविटी नेम हमारे पास, आप एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, एक्टिविटी नेम ए हो गई, उसका ड्यूरेशन हमें दिया होता है 2 है। स्टार्ट जो होगा वो जाहिर सी बात है, ये स्टार्टिंग है तो ये 0 से स्टार्ट होगा। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि सेमेस्टर 4 में आप लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ चुके हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों ने जब प्रोसेस स्केजुलिंग पढ़ा था, स्केजुलिंग जो हमारे पास टॉपिक था, तो उसमें आप ये चीज़ काफ़ी हद तक पढ़ चुके थे, इसलिए आपको यहाँ से इतनी डिफिकल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ कि इनिशियली ये 0 से स्टार्ट हुआ, इसका ड्यूरेशन 2 था, तो इसलिए EFT हमारे पास 2 हो गया। बी भी हमारे पास इनिशियली 0 से स्टार्ट हुआ और इसका जो है ड्यूरेशन 3 था, तो इसलिए इसका EFT 3 हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम फर्दर मूव करते हैं। आपके पास ये चार्ट था, ठीक है। ये टेबल है जिसमें ए और बी का अगर प्रीडिसीजर नहीं है तो इट्स मीन के ये दोनों हमारे पास क्या है, इनिशियल हमारे पास है, ठीक है। हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा प्रोसेस। तो आप यहाँ पे देखें, टास्क ए है, टास्क बी है, इसका ड्यूरेशन 2 एंड 3, इसकी एग्जांपल आप पहले देख चुके हैं। देन आप सी को देखें, सी का प्रीडिसीजर का मतलब ये है कि ए से सी की तरफ हम मूव हो रहे हैं।
आप यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखें, ये ए है, यहाँ से हम लोग सी की तरफ मूव हो रहे हैं, ठीक है। तो सी का प्रीडिसेसर क्या हुआ, ए हुआ। ये बात समझ में आ गई थी, क्योंकि यहाँ तक हम लोग इसको सॉल्व कर चुके थे। ऐसा ही है बच्चों। तो इसका अब मैं यहाँ से ये जो चार्ट है, ठीक है, इसका ड्यूरेशन 2 3 4 5 4 4 3 5 2 अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में हमारे पास ये है, इसकी प्रीडिसेसर है, ठीक है। इस तरह से ये एक आपका क्रिटिकल पाथ बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे 0 है, ठीक है, और इसका भी 0 है, क्योंकि हमारे पास इनिशियल है। हमें इनिशियल कैसे पता चला, क्योंकि इसके प्रीडिसेसर कोई भी नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये दोनों क्या हमारे पास इनिशियल है। ड्यूरेशन इसका 2 था, क्योंकि हमने कहा यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी नेम होगा, जहाँ पे मेरा इस वक्त माउस है, और यहाँ पे उसकी ड्यूरेशन होगी, ठीक है। तो हमारे पास ए जो है वो टास्क हो गया, और 2 इसकी ड्यूरेशन होगी। तो हमारे पास इसका EST जो है वो 0, और EFT हमारे पास 2 इसलिए हो गया, हमने इसमें 2 ऐड किया। हमारे पास सी जो है वो ए का क्या है, सक्सेसर है। तो ए का सक्सेसर होने की वजह से क्या हुआ, इसका स्टार्ट 2 से है, क्योंकि हमारा जहाँ पे ए फिनिश होगा वहीं से हमारा जो है 2 वो हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात बच्चों? बताएं मुझे जल्दी से। जहां से हमारा 2 स्टार्ट होगा, एंड होगा, वहीं से हमारा नेक्स्ट जो इसका सक्सेसर है वो 3 स्टार्ट होगा। जैसे अब यहाँ पे ये सी है, ये 2 पे फिनिश हो रहा है, तो ये 2 से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है। अब इसका ड्यूरेशन 2 था, 2 + 2 हमारे पास 4 हो गया। अब यहाँ से हमारे पास सी से कौन कौन से स्टार्ट हो रहे हैं, एफ और ई, दो हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमने इन दोनों पे अपना क्या, इन दोनों का स्टार्टिंग टाइम हो गया 4 और 4। इसका ड्यूरेशन 3 था, तो हमने इसमें ऐड कर दिया 7 हो गया। इसका ड्यूरेशन 4 था, तो इसमें हमने 8 कर दिया, ठीक है। 7 से और ये 8 हुआ। अब हम इसमें देखो बच्चों, 2 एरो एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। जिसमें 2 एक साथ एरो इंसर्ट हो रहे होते हैं, तो उसमें हम ये चीज देख रहे होते हैं कि हमारे पास क्या होता है उसमें, कि हम जो इसके 2 एरो ऐड हो रहे हैं, एक ये एक ये। तो जिसमें से वैल्यू ये वाली ज्यादा होगी, हम उसको इसमें टाइप करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास देखो तो 4 + 3 7 हुआ, लेकिन इसका प्रोसेस लंबा मूव हो रहा है कि हमारे 2 + 2 4, 4 + 4 8, और 8 + 5 13, यानी कि इसमें जो इंसर्ट हो रही है वैल्यू वो हो रही है 13 की, ठीक है। तो अब ये हमारा एक एरो इंसर्ट हो रहा है, एक ये एरो इंसर्ट हो रहा है। तो हमने इन दोनों एरो में से देखा जिसकी वैल्यू ग्रेटर है, हमने उसको यहाँ पे EFT में इंसर्ट कर दिया। ये चीज क्लियर है आप लोगों के लिए? अगर ये चीज क्लियर है तो फॉरवर्ड में हम ये चीज को इसमें ज्यादा वैल्यू दे रहे होते हैं। हैंड रेस करके मुझे बताएं जल्दी से, अगर ये सबको क्लियर है तो। मैम थोड़ा रिपीट कर दे, मैं इसमें हो गया था। अच्छा, इसमें ये है कि आपके जब किसी एक टास्क में 2 एरो इंसर्ट हो रहे हो, ठीक है, इसके जो हमारे पास इन डिग्री हम इसको कहते हैं कि इन डिग्री जो है हमारे पास वो 2 हैं। 2 एरो इसमें इंसर्ट हो रहे हैं, तो इसके इन डिग्री क्या हुआ, हमारे पास 2 हो गया। जब 2 हुआ हमारे पास इन डिग्री, तो उसमें से जिसकी वैल्यू हमारे पास ज्यादा होगी EFT की, जैसे यहाँ पे 7 और इसकी 13 है, तो हम क्या करेंगे, जो वैल्यू ज्यादा होगी उस ज्यादा वैल्यू को वहां पे पुट करेंगे। मैम उसको देख के किस तरह से मतलब क्रिटिकल पाथ बनाएंगे मैम, थोड़ा मतलब पीछे वाली स्लाइड में देखा, मतलब बता के फिर यहाँ पे मतलब आप बताएं अभी कि यहाँ तक यहाँ तो से यहाँ। बेटा अभी ये चीज तो समझ लें, ये चीज समझ में आ गई कि आपने ए से सी की तरफ मूव हो रहे हैं, सी से एफ की तरफ मूव हो रहे हैं, ठीक है। कैसे मूव हो रहे हैं कि यहाँ पे हमने टास्क लिखा है, यहाँ पे हमने उसकी ड्यूरेशन लिखी है। 0 से ये इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इसका कोई प्रीडिसेसर नहीं है, ठीक है। 0 + 2 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 है, 2 2 4 हो गया, ठीक है। देन हम यहाँ से बी को भी साथ साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। बी को भी हम देखें तो यहाँ पे 3 है, 3 + 4 7 हो गया। यहाँ पे आप देखो इसके भी 2 है इंसर्शन, और इसके भी 2 हो रहे हैं, ठीक है। इसमें भी हमारे पास 2 इंसर्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम लोग साथ साथ पैरेलल मूव कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इस चीज को देख रहे हैं। तो यहाँ से सी का 2 + 2 4 हुआ। ई में हमारे पास जब इंसर्ट हो रहा है इसका 4, तो 4 हमारे पास इनिशियल है, 4 + 4 8 हुआ, और इसका 3 + 4 7 हुआ। अब इसमें जब 2 इंसर्ट हो रहे हैं इस जी वाली वैल्यू में, ठीक है, जी टास्क एक्टिविटी में, तो उसमें हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी हम उसको यहाँ लेंगे, उसका EFT हम मैक्सिमम वैल्यू बनाएंगे।
ये बात क्लियर है? जिसमें दो एरो इंसर्ट हो रहे होंगे, जिसमें जैसे इसमें हो रहे हैं, इसमें हो रहे हैं, तो इसके प्रीवियस टास्क में से हम देखेंगे जिसकी EFT की वैल्यू ज्यादा होगी, हम उस वैल्यू को यहाँ पे अपने पास EFT बनाएंगे, EST बनाएंगे। क्लियर है ये बात? हमने इसका EFT देखा, इसका EFT देखा, जिसका EFT जो है वो ज्यादा होगा नेक्स्ट टास्क में, उसका वो EST होगा। ये बात क्लियर है? यस मिस। इसी तरह से अब हमने जब पूरा ये सॉल्व करें और हम फाइनल स्टेज पे देख रहे हैं कि हमारे फाइनल स्टेज में अगेन ए डिग्री हमारे पास 2 है, यानी कि 7 वाली वैल्यू भी F की भी इंसर्ट हो रही है और G की भी वैल्यू इंसर्ट हो रही है, तो हमारे पास जिसका EFT ग्रेटर होगा उसको हमने यहाँ पे EST बना दिया। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है बच्चों, आगे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। और बेशक बार बार रिकॉर्डिंग देखिएगा, दोनों रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड की है, अभी आपको लाइव समझाने वाली भी और दूसरी भी। ठीक है, देन हम अब क्या करें, हम इसका जो है LFT और LST फाइंड आउट करें। LFT और LST फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्रीवियस मूव करते हैं। ठीक है, हमारे पास लास्ट टास्क फिनिश स्टेज जो थी वो क्या थी, H थी। H में फिनिश स्टेज होने पे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास EFT होता है, जैसे ये 15 है, 15, इसी 15 को हम लोग जो है अपने LFT पे एज इट इज कॉपी कर लेंगे। क्लियर है ये बात? देन हम क्या करेंगे, इसमें से जो भी हमारे पास ड्यूरेशन होगा उसको माइनस करेंगे। 15 में से 2 माइनस किया 13। ठीक है, यही 13 हमने इसमें पुट कर दिया, इसके LFT में, यही 13 हमने इसके LFT में पुट कर दिया। ठीक है, 13 में से 5 माइनस किया, आंसर आया 8। 13 में से 3 माइनस किया, आंसर आया 10। क्लियर हुई ये बात? और मूव करें हम। देन हमने इस 8 को, अब आप देखो यहाँ पे वैल्यूज हमारे पास 2 की इंसर्शन थी, इस 8 को हमने यहाँ पुट किया और इस 8 को हमने यहाँ पुट कर दिया। 8 में से 4 गया तो हमारे पास आंसर आया 4, 8 में से 4 गया तो आंसर आया 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, आंसर 4 है, और इसमें से हमने जब 13 में से 3 माइनस किया, इसका आंसर है 10। ठीक है, 10 में से और 4 में से, क्योंकि इसके अंदर 2 वैल्यूज वो हो रही हैं। ठीक है, इसका आउट डिग्री 2 है, तो अब हम इसका जब प्रीवियस देखेंगे तो इसके प्रीवियस में हम क्या चीज देखेंगे कि जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, कम है। मूव करते वक्त, फॉरवर्ड मूव करते वक्त हम वो वैल्यू देख रहे थे जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या थी, ज्यादा थी। बैकवर्ड मूव में हम वो देख रहे हैं जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, कम है। तो सी में हम लोग कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, 10 और 4 में से? जी है ऋतिक बेटा, वाली स्लाइड समझ नहीं है। क्या समझ में नहीं आया बेटा? मैम ये डिस्कनेक्ट हो गया था तो मुझे पता नहीं बेटा चला। डिस्कनेक्ट हुआ, आप फिर थोड़ी सी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा ना अभी। ओके यहाँ पे क्या है, हम लोग जब बैकवर्ड देख रहे हैं बेटा, हम लोग यहाँ से मूव करें। ठीक है, कि हमारे पास जो LST होता है उसी को हम लोग, वो सॉरी EFT होता है, उसको हम LFT में एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जब हम कॉपी कर लिया हमने, जैसे ये 15 है, 15 को नीचे कॉपी किया, 15 में से हम इसका टाइम ड्यूरेशन माइनस करेंगे तो 13 आंसर आया। इस 13 को इसके प्रीवियस दोनों टास्क में हमने कॉपी कर दिया, क्योंकि इसका आउटपुट इस वक्त एक ही है। ठीक है, इन दोनों टास्क का 13 इधर पुट किया, 13 इधर पुट किया। 13 में से 5 को माइनस किया, 8 आंसर आया। 13 में से 3 को माइनस किया, 10 आंसर आया। क्लियर है ये बात ऋतिक? बस। ठीक है, अब इसका 8 हमने यहाँ पे पुट कर दिया, 8 हमने यहाँ पुट कर दिया। 8 में से 4 को माइनस किया, आंसर आया 4। 8 में से 4 को माइनस आया 4। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखें, बस सी टास्क को आप लोग अंडरस्टैंड कर लें तो आप लोगों को पूरा न्यूमेरिकल समझ में आ जाएगा। सी में आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें जो वैल्यू इसकी प्रीवियस है वो एक 10 वाली है और इस एक जो है वो क्या है, 4 वाली है। ऐसे ही है, सी में 2 वैल्यूज हैं, एक 10 वाली, एक 4 वाली। हमने जब फॉरवर्ड देखा था तो फॉरवर्ड में हमने ये चीज देखी थी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी हम वो पुट करेंगे।
लेकिन जब हम लोग इसको रिवर्स देख रहे होते हैं LFT के हिसाब से, LST के हिसाब से, तो हम उसमें कौन सी वैल्यू देखते हैं? हम कौन सी वैल्यू देखते हैं बच्चों? बेटा कोई बता दे हम कौन सी वैल्यू देखते हैं यहाँ पे जब हम लोग LFT और LST की बात कर रहे हैं? तो बेटा हम कौन सी वैल्यू देख रहे हैं यहाँ पे? गाइस बेटा आप बताएं। आई थिंक आप लोग खुद ही सॉल्व कर लेंगे ये न्यूमेरिकल, क्योंकि आप सबको आता है। जब लोग आप लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे इस न्यूमेरिकल में, इसको तो मैं क्यों समझा रही हूँ आप लोगों को? राहुल बेटा क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग फॉरवर्ड मूव कर रहे थे तो हम लोग नेक्स्ट वैल्यू में वो चीज देख रहे थे जो ग्रेटर वैल्यू थी। जब हम लोग इसमें प्रीवियस मूव कर रहे हैं तो हम लोग LFT के हिसाब से कौन सी वैल्यू पुट करेंगे C में? यहाँ पे 10 भी इंसर्ट हो रहा है और 4 भी इंसर्ट हो रहा है, मैम 4 को इंसर्ट करेंगे, तो मिनिमम वैल्यू होगी हम उसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम अपना प्रीवियस पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास इसका क्रिटिकल पाथ को फाइंड आउट करने का एग्जैक्टली एक फार्मूला है। ठीक है, जिसमें हमने अपनी तमाम एक्टिविटीज लिख ली, हमारे जो भी EST आए थे वो वैल्यूज लिखी। EST हमें कहाँ से मिली? इस वाले कॉलम से, जिसका फर्स्ट कॉलम है 0, 2, 4, 4, 13, 8, 3 एंड 0। ठीक है, इसी तरह से हम लोगों ने EFT, मैंने आप लोगों के पास इसकी यहाँ पे भी एग्जांपल शेयर की हुई है। ये वाला आपके पास एक इनिशियल टेबल है, EST, EFT, LST, LFT, इन टेबल की जो यहाँ पे वैल्यूज हैं उसको आप यहाँ पे फाइंड आउट करके इधर सॉल्व करेंगे। ठीक है, EST लिख ली, EFT, LST, LFT। ठीक है, आप इस तरह से स्लैक फाइंड आउट कर लेंगे। स्लैक हमारे पास क्या होगा? LST में से EST की वैल्यू माइनस करेंगे। LST ये है 0 में से 0 माइनस 0, 1 में से 0 1, 2 में से 2 0, 4 में से 3 1, 4 में से 4 0, 10 में से 4 6, 8 में से 8 0 और 13 में से 13 0। यानी कि अब जिसमें हमारे पास वैल्यू 0 आ रही है वो हमारे पास सबके क्रिटिकल पाथ है। ठीक है, ये सब हमारे पास क्या है? क्रिटिकल पाथ है। तो आप इसकी बेस पे जहाँ पे हमारे पास 0 0 वैल्यू आई है, क्या है हमारे पास 0 वैल्यू? A की है, C की है, देन E की है, E के बाद GH, A C E G H, A C E G H। तो ये हमारे पास क्या है? क्रिटिकल पाथ आ रहा है। ठीक है, जिसकी वैल्यूज हमारे पास 0 है। असाइनमेंट में भी टेबल बनाना होगा। हाँ, असाइनमेंट में आपको ये सारे यहाँ तक ऐसे सॉल्व करना होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारे पास टोटल न्यूमेरिकल था इसका। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, सॉफ्टवेयर मैट्रिक्सेस। मैं डायरेक्ट आपके पास इसके न्यूमेरिकल में आ रही हूँ। ये हमारे पास इस तरह से लाइन ऑफ कोड्स दी जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आप ये लाइन ऑफ कोड देख रहे हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आप लोगों को लाइन ऑफ कोड दी जाएंगी। इसमें आपके पास ऑपरेटर्स हैं एंड ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेटर हमारे पास क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई है एक स्लाइड पीछे। N1 हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेटर्स। N2 क्या है? नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑपरेंड्स। कैपिटल N1 क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर्स। और कैपिटल N2 क्या हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। ठीक है, ऑपरेटर्स क्या है और हमारे पास ऑपरेंड्स क्या है वो आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं कि ऑपरेटर्स हमारे पास ये ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स, हमारे पास जो भी हमारे पास सिंबल्स हैं वो सब यहाँ है। ऑपरेंड्स हमारे पास क्या है? वैल्यूज है। N1 हमारे पास क्या था? डिस्टिंक्ट ऑपरेटर्स। और N2 हमारे पास क्या था? ऑपरेंड्स। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं डिस्टिंक्ट ऑपरेंड्स। N1 और N2 की वैल्यू फाइंड आउट करें कि N1 हमारे पास क्या है और डिस्टिंक्ट ऑपरेटर्स यानी कि 1 2
3 4, ये हमारे पास रिपीट हो रहा है इसलिए हम इसको काउंटिंग करेंगे 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, ऑपरेटर्स हो गए। इसी तरह से डिस्टिंक्ट ऑपरेंड्स फाइंड आउट करने का क्या पैटर्न है, 1 2 सॉरी ये 2 जो है 2, ए रिपीट हो रहा है इसलिए काउंटिंग करेंगे 3 4। ठीक है, एक्स और के दोबारा रिपीट हो रहा है क्योंकि डिस्टिंक्ट में हम लोग जो है सिंगल टाइम वैल्यूज को करते हैं। ठीक है, तो 4 हो गई। अब हमारे पास टोटल बात की जा रही है कैपिटल N1 के टोटल ऑपरेटर्स, तो हमने ये 2 काउंटिंग की थी इसमें क्योंकि ये रिपीट हो रहे थे। 9 + 2 हमारे पास क्या होगा 11, इसलिए इसकी वैल्यू आ गई 11। अब ये 7 कैसे हुआ है, ये के 1 2 दूसरा के 3 4 5 6 और ये 7, तो इस तरह से हमारे पास ये 7 हमारे पास क्या हो गए N2 हमारे पास टोटल ऑपरेंड्स हो गए। क्लियर है ये बात। जब हमने ये 4 चीजें फाइंड आउट कर ली तो यहाँ पे हमारे पास इसका न्यूमेरिकल का फॉर्मूला है। ठीक है, पूरा कि कैपिटल N हम प्रोग्राम लेंथ फाइंड आउट करेंगे क्योंकि N1 और N2 की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। N1 हमारे पास क्या है, 11 + 7 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 18। स्मॉल N1 स्मॉल N2 ये हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है, 9 + 4 हमारे पास क्या हुआ 13, तो इसकी वैल्यू आ गई 13। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग एस्टिमेटेड लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, ये हमारे पास फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में जो चीज आपको सबसे मेन याद रखनी है वो ये log बेस 2 है। ठीक है, ये सिंपल log बेस 10 वाला नहीं है, log बेस 2 है जो कि आपके जो भी साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसके अंदर ये वैल्यू मौजूद होती है। ठीक है, क्लियर है ये बात बच्चों। N1 की वैल्यू आप पुट करेंगे, N1 की वैल्यू आपके पास क्या थी यहाँ पे, आई थिंक 9 थी, 9 होगी यहाँ पे 9 log 2 आप लेंगे 9 का। N2 हमारे पास क्या थी 4 आई थिंक, अगर मैं ठीक 4। ठीक है, तो 4 log बेस 2 देन 4, तो इन सारी वैल्यूज आप यहाँ पे पुट करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो भी आपके पास इसका कैलकुलेशन का मेथड है उसको अप्लाई करते हुए यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे। बस आपने जो चीज इसमें मेनली ख्याल रखनी है वो ये log बेस 2 की वैल्यू है। ठीक है बच्चों, तो आपने इस तरह से प्रियोरिटी रेशियो फाइंड आउट कर लेना है। जो भी आप एन कैप आपके पास वैल्यू आएगी उसको यहाँ पुट करेंगे, डिवाइड कर देंगे आप इस एन वैल्यू से। ठीक है, देन आई थिंक इसकी एफ, हाँ ये रहा एफर्ट का। देन आप इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल एन है, कैपिटल एन की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड की है log बेस 2, और स्मॉल एन की भी वैल्यू आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ से फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, ये रही कैपिटल एन और ये रहा स्मॉल एन। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और आप इसका log 2 वैल्यू ले लेंगे। सिमिलरली आपने डिफिकल्टी फाइंड आउट करनी है, डिफिकल्टी के लिए आपने N1 की भी वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, 2 भी है, N2 भी है और N2 भी है। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आप लोग चूंकि फाइंड आउट कर चुके थे, इस तरह से आप डिफिकल्टी भी फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से। एफर्ट क्या फाइंड आउट करने के लिए क्या है, आपकी डिफिकल्टी मल्टीप्लाई आपने जो यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड आउट किया, तो इस तरह से आप इसकी एफर्ट फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है ये बात बच्चों, ये बात क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट मूव करें हम लोग। ठीक है, हमारे पास फ्लो ग्राफ नोटेशन आ गया। आप इसकी एक चीज ये याद रख लें, हमारे पास अगर कोई फॉर्मूला दिया जाएगा, सीक्वेंस में दिया जाएगा कोड, तो हमारे पास ये हमारे पास वो ग्राफ बनेगा। व्हाइल लूप दिया जाएगा तो ये होगा, इफ देन एल्स दिया जाएगा तो ये होगा, और अनटिल दिया जाएगा तो हमारे पास ये होगा। ठीक है, अब आप इसकी डायरेक्ट एग्जांपल पे आ जाए। मैं आप इसका ये फॉर्मूला है, यहाँ पे आप बीजी फाइंड आउट करिए। ई हमारे पास क्या है, एजिस है, माइनस हम लोग क्या करें नॉट कर रहे हैं उसमें +2 कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास क्या है, प्रेडिकेट्स है। यहाँ पे प्रेडिकेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो है +1 करेंगे आप तो इसका फॉर्मूला आंसर आ जाएगा। आप इन दोनों मेथड से अपने आंसर को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इन दोनों न्यूमेरिकल के, और इन दोनों का आंसर सेम आना चाहिए क्योंकि हम बीजी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी इसको कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में हमारे पास आंसर आएगा बिल्कुल सेम। मैं डायरेक्ट आपके पास इस एग्जांपल को छोड़ दें, मैं आपको ये इस तरह का फ्लो ग्राफ दूंगी। ठीक है, मैं ऐसे एग्जांपल में भी शायद मैं ना दूं, मैं डायरेक्ट आप लोगों को ग्राफ दूं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप इसमें सबसे पहले फाइंड आउट करें हमारे पास इसमें एजेस कितने और नॉट्स कितने हैं। नॉट्स तो हमारे पास डायरेक्टली 7 है, हमें फाइंड आउट हो गया क्योंकि हमने 1 2 3 4 5 6 7 हमने डायरेक्टली इसको दे दिया था। नॉट हमारे पास हो गई, एजेस कितनी, एक एरो हमारे पास ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 5 6 7 8 और ये 9।
ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो गए, 9 हमारे पास एजेस हो गई। हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि हमने एजेस में से अपनी नॉट को माइनस करना और +2 कर देना है। एजेस हमारे पास कितनी आई है, 9। 9 में से हमने 7 नॉट को माइनस किया तो आंसर आया 2। 2 + 2 हमारे पास क्या हुआ, 4। ठीक है, यहाँ पे हमने पुट किया एजेस हमारे पास 9 है, नॉट हमारे पास 7 है। 9 में से 7 माइनस किए, कितना आया आंसर 2। 2 + 2 हमारे पास क्या हो गया, 4। यानी कि हमारे पास इसकी वैल्यू आनी चाहिए 4। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। प्रेडिकेट्स हमारे पास क्या होते हैं, जो क्लोज पाथ होते हैं। ठीक है, 3 4 5 हमारे पास एक क्लोज पाथ है। 2 3 5 अगेन 2 की तरफ मूव हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है ये भी हमारे पास क्या है, क्लोज पाथ है। क्लियर है ये बात बच्चों। फिर मूव करो 2 6 1 एंड 2, ये भी हमारे पास क्या है, क्लोज पाथ। जो हमारे पास इस तरह से क्लोज पाथ होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्रेडिकेट्स। टोटल कितने प्रेडिकेट्स हो गए, एक हमारे पास 3 4 5 का हुआ एक प्रेडिकल, 2 3 5 2 का हमारे पास दूसरा प्रेडिकेट, तीसरा हमारे पास हुआ 2 6 1 एंड अगेन 2। तो ये हमारे पास एक और क्लोज पाथ बन गया। तो टोटल 3 प्रेडिकेट्स हुए। पी हमारे पास जब 3 आई और उसमें वैल्यू हमने +1 ऐड किया तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, 4। इसका भी आंसर 4 हो गया और इसका भी आंसर 4 हो गया। मीन के हमारे पास वैल्यूज क्या हो रही है, सेम हो रही है। ठीक है, तो इसमें हमने ठीक सॉल्व किया। देन हमारे पास आप देखें 9 - 7 + 2 4 आंसर, 3 + 1 4 आंसर। देन हम बेसिस सेट की बात करते हैं। अब बेसिस सेट का मतलब क्या है कि हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और एंड हम कर रहे हैं 7 पे। हमारा एक एरो जा रहा है 1 से 7, एक सेट बन गया। दूसरा क्या है हमारे पास 1 2 3 देन 5 5 से 2 2 से 6 6 से 1 1 से 7 हमारे पास दूसरा सेट बन गया। तीसरा हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, यानी कि पहले हम 3 से 5 की तरफ मूव हुए थे, अब 3 से हम किस पे मूव हो रहे हैं, 4 की तरफ। 3 4 5 फिर 2 2 के बाद 6 6 के बाद 1 1 के बाद अगेन 7, दूसरा पाथ हुआ। अब तीसरा हम काउंट कर रहे हैं, नहीं ये तीसरा हो गया ना, पहले 1 से 7 किए थे, फिर 1 3 5 और 1 3 4 2 3 हो गया। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है 1 2 2 से हम मूव हो गए कहाँ पे, 6 की तरफ, 6 से 1 और 1 से 7। तो इस तरह से हमारे पास इसके टोटल 4 पाथ हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ सेट बन रहे हैं, हम इसे सेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। ये हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है, इसी की एग्जांपल है। ठीक है, आप इसमें देखें हमारे पास कितनी इसमें एजेस हैं, सॉरी हमारे पास नॉट कितनी है वो हमें डायरेक्टली पता चल गया, 9। एजेस हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 में से 9 माइनस हुए, आंसर 1 1 + 2 हमारे पास आंसर आया 3। यानी कि इसमें जो वीजी की हमारे पास वैल्यू है वो क्या आ रही है, 3। ठीक है, दूसरे फॉर्मूले से हम प्रेडिकेट वाले फॉर्मूले से देखते हैं। एक हमारे पास क्लोज पाथ ये है, इसका आंसर 3 तो नहीं आना चाहिए। दूसरा क्लोज पाथ ये है, तीसरा क्लोज पाथ ये है, तो यानी कि टोटल आंसर क्या है, 3 + 1 = 4। आंसर मैच नहीं हो रहा, दोबारा इस वाले को देखते हैं। 9 हमारे पास नोट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये वाला हमने काउंट नहीं किया था अभी, 11। ऐसे ही है, तो 11 - 9 + 2, तो इसका आंसर क्या आया, 4। क्लियर है बात बच्चों। अब इसके पास देख लो आप लोग, 1 से हमारे पास 9 की तरफ डायरेक्ट जा रहा है, फिर हमारे पास कहाँ है 1 2 2 से 3 3 से 8 8 से 1 1 से अगेन 9, 2 हो गए हमारे पास। अब 1 2 4 4 से 6 6 से 7 7 8 8 से 1 1 से 9, 3 हो गए। 1 2 4 4 से 5 5 से 7 7 से 8 8 से 1 1 से 9। तो इस तरह से हमारे पास 4 जो है इसके 4 सेट बन रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात बच्चों। ये आपके पास टोटल न्यूमेरिकल थे जो हमने अब तक पढ़े हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं, न्यूमेरिकल हमारे हो गए कंप्लीट। हम लोग आज का टॉपिक देखते हैं, हमारे पास लेक्चर है प्रोसेस इंप्रूवमेंट का। ठीक है जी बेटा, जी बेटा
कुछ बोल रहे हैं आप? फाइनल बेटा फाइनल को हम लोग ट्यूसडे को डिस्कस करेंगे कंप्लीटली, ठीक है। हमने अभी ये लेक्चर भी देखना है, 10 मिनट रह गए आपके पास, तो इसकी डिस्क्रिप्शन हम एक दफ़ा देख लेते हैं। तो बाकी जो फाइनल है वो हम लोग ट्यूसडे को पूरा डिस्कस करेंगे। अपने फाइनल को भी अपना उसमें हम लोग जो है फाइनल एग्जाम से रिलेटेड हम एक क्विज लेंगे, ठीक है, जिसको आप लोगों ने बहुत से टीचर्स से ये भी सुना होगा, मॉक एग्जाम का नाम दे रहे हैं वो, ठीक है। तो हम उसको क्विज का नेम देंगे, लेकिन आपका मॉक एग्जाम की ही एक एग्जाम्पल होगी, ठीक है, जिसमें आप, और उसको मैं कंसीडर क्विज में करूंगी ताकि आप लोगों के मार्क्स भी कुछ अपलोड हो जाए, कुछ बेहतरीन आगे, ठीक है। आपके पास यहाँ पे प्रोसेस इंप्रूवमेंट का टॉपिक, ठीक है। प्रोसेस इंप्रूवमेंट हमें हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो भी प्रोसेस होगा उसके अंदर जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स होंगी हम उसे इम्प्रूव करेंगे, चाहे वो हमारे पास उसकी हमें सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना है, यानी कि हम उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, अपने प्रोजेक्ट की, अपने प्रोसेस की, अपने प्रोडक्ट की, हम क्या कर रहे हैं, अपने सिस्टम की क्वालिटी को इम्प्रूव करें। यहाँ पे हम इस शॉर्ट फॉर्म अगर बात करें, ठीक है, ये वो कवर टॉपिक्स है जिनको हम कवर करेंगे कि प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्रोसेस है, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, प्रोसेस मेजरमेंट्स है, प्रोसेस मेजरमेंट्स के बाद क्या है, प्रोसेस एनालिसिस, चेंज एंड सीएमएमआई प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस इंप्रूवमेंट में हमारे पास क्या है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट में हमारे पास जो हो रहा है वो ये कि हम बात करते हैं कि हम क्या, जो हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी, जहाँ पे हम लोग उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, जहाँ पे हम उसकी कॉस्ट को रिड्यूस करें, ठीक है, ताकि हम लोगों का जो उस प्रोसेस के अंदर जो भी हमें रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो बेहतरी की तरफ। बच्चे यहाँ पे मैं आप लोगों को इसकी जो है एक तरह से बस डिस्क्रिप्शन बताती जाती हूँ, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट में हम क्या कर रहे थे, हम लोग क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे होते हैं और रिड्यूस कर रहे होते हैं अपनी कॉस्ट को, ताकि हम लोग जो प्रोजेक्ट है या जो हमारा जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाइज बेस्ट हो जाए, ठीक है। हम लोग जिस तरह से आप लोगों ने वर्जन वगैरह देखे थे, तो इसलिए हम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी। यहाँ पे कुछ प्रोसेस अप्लाई की जाती हैं जो कि हमारे पास कौन कौन सी है। एक प्रोसेस मेच्योरिटी है प्रोसेस, ठीक है, कि जिसमें हम लोग जो है अपने प्रोजेक्ट की मैनेजमेंट को देख रहे होते हैं, अपने प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या एजाइल अप्रोच है। एजाइल अप्रोच में क्या होता है कि हम लोग जो भी डेवलपमेंट है, जो भी हम लोगों की इम्प्रूवमेंट है, वो हम लोग बेस ऑन द बेसिस ऑफ आइटरेटिव हम लोग उसको फोकस कर रहे होते हैं, ठीक है। आइटरेशन की बेस पे हम लोग उसको फोकस कर रहे होते हैं और हम लोग उसके ऊपर जो है अपनी जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर की कह सकते हैं कि हमारे पास फॉल्ट आ रहे हैं, एरर्स आ रहे हैं, जो भी है हम उसको रिड्यूस करें, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करें, ठीक है। प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी की बात की जाए तो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर रहे होते हैं कि हमारा प्रोसेस जितना अच्छा होगा, ठीक है, उतनी अच्छी हमारे पास क्या होगी, प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी। क्लियर है ये बात कि हमारा जो प्रोसेस है वो मेन फैक्टर है कि हमने प्रोसेस को इम्प्रूव किया तो प्रोडक्ट क्वालिटी हमारे पास डायरेक्टली इम्प्रूव हो रही होगी, ठीक है। देन हम मूव करते हैं यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिव हो रहे हैं जो हमारे पास सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी पे है, वो कौन कौन से हमारे पास, क्या हमारे पास प्रोसेस क्वालिटी है, ठीक है, डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है, पीपल क्वालिटी है, ठीक है, कॉस्ट टाइम एंड स्केड्यूल है, ठीक है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे किसके ऊपर, प्रोडक्ट क्वालिटी पे, ठीक है। इन फैक्टर्स में हमारे पास क्या है, फॉर लार्ज प्रोजेक्ट विद एवरेज कैपेबिलिटीज द डेवलपमेंट प्रोसेस डिटरमाइंस प्रोडक्ट क्वालिटी। देन हमारे पास कौन सा स्मॉल प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, वहाँ पे कैपेबिलिटी की बात की जा रही है ऑफ द डेवलपमेंट इज द मेन डिटरमाइनेंट, ठीक है। देन हमारे पास कौन सा फैक्टर, द डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इज पार्टिकुलर सिग्निफिकेंट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट, ठीक है। इन ऑल केसेस इफ एन अनरियलिस्टिक शेड्यूल इज इम्पोज्ड देन प्रोडक्ट क्वालिटी विल सफर, यानी कि अगर हम लोग अनस्केड्यूल करें, उससे अनरियलिस्टिक शेड्यूल है तो वो सफर होगा, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स थे। देन हमारे पास क्या, प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्रोसेस, यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो भी हमारे पास प्रोसेस इंप्रूवमेंट के जो प्रोसेस है, ठीक है, उसके जो स्टेप्स हैं वो हम लोग प्री डिफाइंड नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा स्टेप नहीं है जो हम लोग जो है जिसके बारे में बोला जाए कि एक हम लोगों ने अपना स्टैंडर्ड या आइडियल हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों ने कोई प्रोसेस बनाया हुआ है, कोई स्टेप्स बनाए हुए हैं जिसकी बेस पे हम लोग को प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हर प्रोसेस को, हर सॉफ्टवेयर को कह लो, हर प्रोडक्ट को कह लो, ठीक है, हम शॉर्ट फॉर्म बात कर रहे हैं,
तो उसके लिए हम लोग जो है डेवलपर से होते हैं, वो खुद डेवलप कर रहे होते हैं उसी प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। जो भी हमारा स्टाफ की स्किल्स होती हैं उसका जो बैकग्राउंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ दैट, ठीक है। देन हम लोग यहाँ पे करें इम्प्रूवमेंट एट्रीब्यूट्स। कौन कौन से हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं? यू आल्सो हैव टू कंसीडर व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोसेस दैट यू वांट टू इम्प्रूव। कि हम लोगों को जो भी प्रोसेस के जो भी एस्पेक्ट्स हैं या जो भी उसके वो कंपोनेंट्स हैं जिसको हमने इम्प्रूव करना है, सबसे पहले हम उसको कंसीडर करेंगे। योर गोल माइट उसमें बी टू इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड सो यू मे विश टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोसेस एक्टिविटीज दैट चेंज द वे सॉफ्टवेयर इज डेवलपमेंट एंड टेस्टेड। यानी कि आपका जो भी सॉफ्टवेयर का क्वालिटी का जो पार्ट आप लोगों ने इम्प्रूव करना है, ठीक है, उसको आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस करें, उसके अंदर प्रोसेस एक्टिविटीज को वो करें और उसके अंदर आप चेंजिंग करें, ठीक है। चेंजिंग उसको आप क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बेस पे आप उसको चेंज करें, ठीक है। यू may be interested in improving some attributes of the process itself such as development time and you have to decide which process attributes are the most important to your company। यानी कि आप उसकी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, आप उस इम्पोर्टेंट पार्ट की बेस पे आप क्या करें, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया कि डेवलपमेंट टाइम है, तो आप उसकी बेस पे आप इसके एट्रीब्यूट के एक सिंगल एट्रीब्यूट की बात की जा रही है कि आप सिंगल एक एट्रीब्यूट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोसेस एट्रीब्यूट्स में हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं? अंडरस्टैंडेबिलिटी आ रहा है, स्टैंडर्डाइजेशन आ रहा है, विजिबिलिटी आ रहा है, ठीक है, मेजरेबिलिटी आ रहा है, सपोर्टेबिलिटी आ रहा है। आप लोगों को शायद अंडरस्टैंडेबिलिटी, स्टैंडर्डाइजेशन, इसकी डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं ये क्या चीजें हैं, ठीक है। कि हमारे पास अंडरस्टैंडेबिलिटी के जो भी प्रोसेस है, जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है वो हमारे पास अंडरस्टैंडेबल हो, ठीक है, उसकी हम कंप्लीटली उसको अंडरस्टैंड कर सकें। स्टैंडर्डाइजेशन के उसको हम लोगों ने एक बाकायदा तौर पे स्टैंडर्ड्स बनाया हो उसका, ठीक है, उसके प्रोसेस के स्टैंडर्ड्स हो। विजिबिलिटी के हमारे पास जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं, जो उसका डेटा सेट है, अगर हम लोगों ने उसके अंदर कुछ डिफाइन किया हुआ है, जो भी हमारे पास एक्टिविटीज है प्रोसेस की, वो विजिबल हो, ठीक है। मेजरेबिलिटी की बात की जा रही है कि अगर हमारे पास कोई डेटाबेस कोई वर्क हो रहा है जिसको हम लोग कुछ ऐसे कलेक्शन है डेटा का जिसको हम लोगों ने मेजर करना है, तो वो मेजरेबल होना चाहिए। स्पॉटेबिलिटी के हमारे जो भी सॉफ्टवेयर है वो स्पॉट हो प्रोसेस एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। देन हम मूव करें यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी, यानी कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर है, वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, यूजेबल होना चाहिए। रिलायबिलिटी की बात की जाए तो रिलायबिलिटी कहती है कि हमारे पास उसमें एरर फ्री होना चाहिए, कम से कम एरर्स होने चाहिए, ठीक है। रोबस्टनेस हमें कह रहा है कि हमारे पास कोई भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम उसमें अराइज हो रही है, उसकी बेस पे बात की जा रही है। मेंटेबिलिटी यानी कि वो मेंटेबल होना चाहिए कि हम लोग उससे इजीली चेंज कर सकें, उसमें इंप्रूवमेंट कर सकें। रेपिडेटली हम की बात की जा रही है कि हमारा जो भी प्रोसेस है वो कितना फास्ट है, वो कितना कंप्लीटेड है, ठीक है, कितना हम लोग उसको फास्टली जो है अपना डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसके स्टेजेस है प्रोसेस इंप्रूवमेंट की, प्रोसेस मेजरमेंट, एनालिसिस एंड चेंज। ये सबसे पहले हम प्रोसेस को मेजर करेंगे, फिर उसके एनालिसिस को चेक करेंगे, उसकी वीकनेस को देखेंगे एंड देन हम उसकी बेस पे उसको प्रोसेस को चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आप उसके साइकिल की मेजर में देख सकते हैं, मेजर, एनालिसिस एंड चेंज, तो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। प्रोसेस मेजरमेंट की बात की जा रही है यहाँ पर, कि यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, whenever possible quantitative process data should be collected। हम लोग उसको वो करें, वो प्रोसेस के जो भी हमारे पास क्वांटिटेटिव डेटा है हम उससे क्या कर रहे हैं, कलेक्ट करें और उसकी बेसिस पे हम लोग क्या करें, उसकी मेजरमेंट करें, मेजरमेंट करके हम लोग उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, अपने प्रोसेस को। पहले हम क्वांटिटेटिव डेटा को कलेक्ट करेंगे, देन उसकी बेस पे हम उसे मेजर करेंगे, मेजर करके हम उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। प्रोसेस